क्लासेस एक बैच बनाओ, वह बैच में आप रिकॉर्ड कर जाओ, फिर जिन जिन बच्चन की फीस जमा ऑनलाइन की हो जाए उनको जोड़ जाइए। ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन पूरे साल भर को बैच बनाने तो वो बन जाएगा और वो पूरे बच्चन को मिलेगा। अगर आपकी साल भर की फीस जमा है और आप कभी मान के चलो 10 दिन नहीं आ पा रहे हो तो आपके पास ऑनलाइन भी आप घर बैठे पढ़ पाओगे। ठीक है, चलो आज हम शुरू कर रहे हैं। कल हमने आपको राष्ट्रभाषा समझा दिया था, राजभाषा समझा दिया था। मैं राष्ट्रभाषा और राजभाषा के बारे में थोड़ा सा और बता रहा हूं, एक बार और देख लेना। मैंने कहा था कि राष्ट्रभाषा का मतलब है संपूर्ण राष्ट्र की भाषा, है ना। राष्ट्र की भाषा जो है वो संपूर्ण राष्ट्र की भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा का जो क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है क्योंकि समस्त देशवासी इस भाषा को बोलते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि जिस राष्ट्र की कोई भाषा ना हो वो राष्ट्र कैसा है, गूंगा है। ये किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। याद रखना कि भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा नाम का जो शब्द है ये संवैधानिक शब्द नहीं है। मैंने ये भी बताया था क्योंकि संविधान में राष्ट्रभाषा का उल्लेख, इतनी बातें मैंने आपको राष्ट्रभाषा के बारे में बताई थी जो इंपोर्टेंट थी, बाकी तो बहुत कुछ इसमें लिखा है ना, इसको आप पढ़ देना। फिर मैंने आपको राजभाषा के बारे में बताया था कि राजभाषा की परिभाषा है राजकाज की भाषा। सीधी सी बात है कि राजकीय कार्य या ये कह लो कि जो सरकार बैठी है वो अपने राजकीय कार्य करेगी, वो किस भाषा में करेगी उसको कहते हैं राजभाषा। भारत की राजभाषा हिंदी है। क्या है बेटा, भारत सरकार जो है वो सारे राजकीय काम, ऑफिशियल काम हिंदी लैंग्वेज में करता है। बोलो ये कितना क्लियर है, पहली बात। दूसरी बात सुनो भारत सरकार हिंदी भाषा में काम करता है, उसके अलावा 9-10 राज्य ऐसे हैं जहां भी हिंदी में काम होता है। बाकी अन्य राज्य सरकारें जो है वो हिंदी में काम नहीं करती। अलग अलग सरकारें अलग अलग भाषा में काम करती हैं। जैसे महाराष्ट्र में मराठी में काम होता है, बंगाल में बंगला में काम होता है, उड़ीसा में उड़िया में काम होता है। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं, तमिलनाडु में तमिल भाषा में काम होता है। तो जो राज्य सरकार जिस भाषा में काम करती है उसको राजभाषा कहते हैं। इतने क्लियर हो गया। राजभाषा संवैधानिक शब्द है, राष्ट्रभाषा संवैधानिक शब्द नहीं है। यह बात मैंने आपको बता दी थी। और मैंने आपसे यह भी कहा था कि 11 सितंबर 1949 से लेकर 14 सितंबर 1949 तक राजभाषा के लिए एक बहस छिड़ी थी, राष्ट्रभाषा के लिए एक बहस छिड़ी थी। राष्ट्रभाषा तो कोई नहीं बनी, लेकिन हिंदी को राजभाषा के रूप में अपना लिया गया 14 सितंबर 1949 को। कब अपनाया, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में अपना लिया गया। और उसी तारीख से, उसी वर्ष से हर साल 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या ये बात मैंने बताई थी आपको। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 10 जनवरी को मनाते हैं। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। तो राष्ट्रभाषा राजभाषा के बारे में इंपोर्टेंट पॉइंट मैंने बता दिए थे। अब मैं बात करता हूं बोली की। बोली पे हम आ जाते हैं। बोली देखो, आज हमें बोली पढ़नी है। एक बच्चा तुम आगे आ जाओ मेरे पास, बाकी तुम और कहना देखो कहीं बीच में 2 लोग बैठे हो, वहां 3 हो, यहां बैठ जाओ, तुम आ जाओ। अब अभी समझना पड़ेगा। देखो बोली, उपभाषा और भाषा, ये तीनों को मैं एक साथ समझा रहा हूं। ठीक है, बोली को, उपभाषा को और भाषा को समझना। बोली का जो क्षेत्र है बेटा वो बहुत छोटा क्षेत्र होता है। एक तरह से मान लो एक शहर हो सकता है, एक गांव हो सकता है, एक 10-5 हजार की आबादी हो सकती है। कोई छोटा सा एरिया, तहसील लेवल का या जिला लेवल का, उतना एरिया जिसमें आपकी जो बोली बोली जाती है उसको क्या कहते हैं, बोली। क्या कहते हैं, बोली में साहित्य का निर्माण नहीं होता। साहित्य मतलब तमाम लेख, तमाम कवि, तमाम लेखक नहीं होंगे, कविताएं नहीं होंगी, उपन्यास नहीं होंगे, कहानी नहीं होगी, नाटक नहीं होंगे। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं, कोई भी लेख ज्यादा नहीं होंगे। सामान्य बोलने वाली जो भाषा है उसको बोली कहते हैं। बहुत छोटा क्षेत्र होता है, गांव, तहसील, जिला लेवल तक मान सकते हो। सर उपभाषा क्या है, उपभाषा का क्षेत्र थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। एक कह सकते हो कि एक संभाग लेवल हो सकता है, एक बड़ा जिला या एक बड़ा संभाग, बड़ा क्षेत्र। एक कोई किसी प्रदेश का एक बड़ा क्षेत्र हो सकता है, या हो सकता है कि पूरे प्रदेश में वो भाषा बोली जाती हो। तो इसका क्षेत्र बहुत छोटा था, इसका क्षेत्र थोड़ा सा बढ़ गया। इसमें कवि और लेखक कोई नहीं थे, कोई भी कविताएं नहीं थी, कोई भी लेख नहीं था, कोई भी साहित्य नहीं था। उपभाषा में साहित्य होगा, थोड़ा ज्यादा होगा, मतलब थोड़ा सा होगा। कुछ कवि नए नए आ गए होंगे, कुछ लेखक नए नए आ गए होंगे, कविताएं लिखी जाने लगी होंगी, उपन्यास लिखने लगे होंगे। तो उपभाषा जो है उसमें साहित्य का निर्माण होने लगेगा, साहित्य बनने लगेगा, कविताएं, लेखक आ जाएंगे, कवि आ जाएंगे। और इसका क्षेत्र थोड़ा बड़ा होता है, किससे, बोली से। सर भाषा क्या है, भाषा का क्षेत्र बेटा उपभाषा से भी बड़ा है। भाषा एक प्रदेश, 2 प्रदेश, 4-5 प्रदेश या किसी देश की हो सकती है।
समझ में आ रहा है? भाषा का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, देशव्यापी होता है। समझ में आ रहा है? कोई भी भाषा हो सकता है पूरे देश में बोली जा रही हो सकता है आधे देश में बोली जा रही हो सकता है 2-4-5 प्रदेशों में बोली जा रही होगी, है ना, या पूरे प्रदेश में तो बोली जा रही होगी। ठीक है, तो भाषा का क्षेत्र उपभाषा से भी बड़ा है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात मैंने क्या कहा था, यहां कवि और लेखक नए नए आए होंगे, यहां कवि और लेखकों की भरमार होगी। 100-500 कवि होंगे, 100-200 लेखक होंगे, बहुत सारा साहित्य होगा, है ना, सैकड़ों सालों से लिखा जा रहा होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो यहां कविताएं, लेखक, कहानी, नाटक, उपन्यास बहुत सारे होंगे। यहां साहित्य तो भरपूर मात्रा में होगा। उसको क्या कहते हैं? भाषा। क्या कहते हैं? क्या बोलो, तीनों बातें समझ में आ गई? इसका क्षेत्र बहुत छोटा, इसका क्षेत्र थोड़ा सा बड़ा, इसका क्षेत्र बहुत बड़ा। इसमें कवि और लेखक बिल्कुल नहीं है, इसमें थोड़े थोड़े हैं, इसमें बहुत ज्यादा हैं। इसमें साहित्य बिल्कुल नहीं है, यहां साहित्य बहुत सारा है, और यहां और ज्यादा है। बोलो, क्या ये बातें क्लियर हुई? यही अंतर है तीनों में। पढ़ लो फटाफट से, पढ़ो। बोली, एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा जिसमें साहित्य की रचना बोली कहलाती है, इसका क्षेत्र सीमित होता है। हिंदी भाषा समूह के अंतर्गत 17 बोलियां, याद करो मैंने कल बताया था कि हिंदी के 5 पट्टा और उनके 17 मुड़ीमुड़ा, याद है? 5 उपभाषाएं हैं और 17, बहुत बढ़िया। तो ये 17 हिंदी के अंदर बोलियां आती हैं। अब उपभाषा पढ़ो। पढ़ो क्या लिखा है, यदि किसी बोली में साहित्य की रचना होने लगे और उसका थोड़ा सा क्षेत्र बढ़ जाए तो वह बोली ना रहकर उपभाषा। हिंदी भाषा समूह में कितनी उपभाषाएं हैं? अब भाषा पढ़ो। जब किसी उपभाषा को साहित्यकार, साहित्य अपने साहित्य के द्वारा परिनिष्ठित कर दें, परिनिष्ठित मतलब होता है भर दें, बहुत ज्यादा महिमा मंडित कर दें, ऐसा भाषा कहलाता है। इसका क्षेत्र और अधिक विस्तृत होता है। एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं आती हैं और एक उपभाषा के अंतर्गत कई, मतलब भाषा माने दादा, उपभाषा माने मोड़ा, और बोली माने नाती पोता, ऐसा समझ लो। क्या ये बात बोलो क्लियर हो गई? अब मैंने आपको बताया था कि इसके बाद बोली होती है, उपभाषा बनती है, भाषा बनती है, भाषा के बाद बनती है मानक भाषा। क्या बनती है? मानक भाषा क्या होती है पहले आपको ये समझना पड़ेगा। मानक भाषा का मतलब होता है, मानक भाषा को इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज। स्टैंडर्ड, मानक भाषा को हम आपको समझाएं तो मानक भाषा का मतलब है भाषा का शुद्ध रूप। अपन लोग जो बोलते हैं वो हिंदी थोड़ी बोलते सही, अपन जो बोल रहे हैं वो शुद्ध हिंदी नहीं है। शुद्ध हिंदी तो आपने तमाम जो कवि होते हैं, लेखक होते हैं, उनसे सुनना भाषा हिंदी सुनी है क्या? बहुत खतरनाक हिंदी बोलते हैं वो लोग। हिंदी के जो बड़े बड़े शब्द होते हैं ना, वो उठा के उसमें रखते हैं, तब पता चलता है कि हिंदी सही है क्या। शुद्ध हिंदी के जो शब्द हैं, शुद्ध हिंदी भाषा जो है उसको बोलते हैं मानक भाषा। अच्छा, ये हिंदी के लिए नहीं, सबके लिए है। इंग्लिश जो अपन लोग बोल रहे हैं, आई गो, आई वेंट, आई, ये स्पोकन इंग्लिश, टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहे हैं, क्या ये सही इंग्लिश है? जो शुद्ध इंग्लिश है उसको बोलते स्टैंडर्ड लैंग्वेज। हिंदी की भी शुद्ध हिंदी है, अंग्रेजी की, हर भाषा की शुद्ध भाषा होती है। शुद्ध मतलब जो प्रमुख भाषा है, जिसको लोग जानते हैं और मानते हैं, जिसको लोग आदर्श मानते हैं। क्या मानते हैं? आदर्श मानते हैं। अच्छा, अपना भी कोई एक आइडल होता है। आइडल मतलब जिसको अपन फॉलो करते हैं कि यार वो यार क्या इंसान है, प्रेमानंद महाराज जी है जैसे, मान के चलो एग्जाम्पल में, तो यार क्या इंसान है, भगवान है यार, वो तो कोई गलती नहीं, कोई त्रुटि नहीं, क्या शानदार इंसान है। तो वो एक आदर्श व्यक्ति है, तभी तो उनको अपन फॉलो कर रहे, उनके अंदर कोई गलती नहीं, कोई त्रुटि नहीं। वही तो मैं कह रहा हूं कि भाषा, ऐसी भाषा जिसमें कोई गलती नहीं, कोई त्रुटि नहीं, बिल्कुल शुद्ध हो, लगे कि यार ये आदर्श है, उसी को बोलते मानक भाषा। क्या बोलते? मानक भाषा। में बहुत सरल शब्दों में समझा रहा हूं। मानक भाषा का मतलब जिसको इंसान दुनिया फॉलो करे, कहे कि यार ये है सही भाषा। तो अपन जो बोल रहे हैं वो शुद्ध हिंदी नहीं है यार, अपन तो अंग्रेजी बोल रहे, है ना। हाँ, अंग्रेजी मतलब हिंदी प्लस अंग्रेजी इक्वल टू अंग्रेजी। अपन जो शब्द बोलते जरा थोड़ा सा फोकस करो कि अपन इंग्लिश के शब्द दुनिया में लग के बोल रहे हैं। अपन जो शब्द बोलते हैं अपन, अच्छा अपन सोचते हैं अपन को अंग्रेजी नहीं आती। अपन दैनिक जीवन में 50% से ज्यादा शब्दों का जो यूज करते हैं वो इंग्लिश हैं। ये क्या है? बोर्ड, ये हिंदी शब्द है। ये क्या पहने हो तुम, ये हिंदी शब्द है। तुम्हारे पास जो बैग है वो हिंदी शब्द है। जो लाइट जल रही है, जो लाइट हिंदी शब्द है। दुनिया की सब चीजें जो तुम बोल रहे हैं आसपास, देख सोचो कि तुम काका बोल रहे हो, वो शब्द इंग्लिश के नहीं, हिंदी के नहीं, अभी सब इंग्लिश के हैं। बैग, टी शर्ट, शर्ट, पेन, कॉपी, लाइट, फैन, बोर्ड, समझ में आ रहा? कंप्यूटर, माइक, एसी, ये सब हिंदी है। अब तुम सोचो कितने बड़े अंग्रेज हो, तुम्हें कितनी अंग्रेजी आती, और तुम बोलते क्या हो कि सर हमें इंग्लिश नहीं आती। अरे भैया अपन तो इंग्लिश ही बोल रहे, मोस्टली शब्द इंग्लिश बोल रहे हैं। ये जो शर्ट में बटन लगे हैं,
इनको अपन बोलते हैं बटन। बटन हिंदी है। बटन को हिंदी में कहते हैं अस्त व्यस्त वस्त्र नियंत्रक। क्या बोलते हैं हिंदी में बटन को? अस्त व्यस्त वस्त्र। ट्रेन को हिंदी में बोलते हैं लोहपथ गामिनी। पता है? क्रिकेट को हिंदी में बोलते हैं गोल गुट्टम लकड़ बट्टम दैत दनादन प्रतियोगिता। हिंदी बोलोगे तो पागल हो जाओ। मच्छर को हिंदी में बोलते हैं रक्त पिपासु जीव। चाय को हिंदी में बोलते हैं दुग्ध जल शर्करा युक्त पर्वतीय बूटी। ओ भगवान, जा से तो अंग्रेजी की नौनी। दुग्ध जल शर्करा युक्त पर्वतीय, सोच के देख कितना खतरनाक है ना? तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनको हिंदी में तो बहुत खतरनाक कहा जाता है, लेकिन अपन इंग्लिश ही बोल रहे हैं। तो अपन जो बोल रहे हैं वो ना तो इंग्लिश है ना वो हिंदी है, वो अंग्रेजी है। समझ आ रहा है? आ जाओ चलो पढ़ते हैं अपन। तो ये हिंदी भाषी क्षेत्र में, हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं पढ़ा रहा हूं, पहले मानक भाषा कंप्लीट करता हूं। मानक भाषा खत्म हो जाए तो तुम्हारी लाइन से हो जाएंगी बोली, उपभाषा, भाषा, मानक भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा। ये लिखा है, पढ़ो। हेडिंग डली है मानक भाषा। क्या हेडिंग है? क्या लिखा है? आदर्श, श्रेष्ठ, परिनिष्ठित। पढ़ो। भाषा का वह रूप जो दूसरी भाषा के लोगों के लिए आदर्श होता है, जिसके माध्यम से वह उस भाषा को बोलना सीखते हैं, मानक भाषा कहलाती है। मानक भाषा किसी देश या राज्य की आदर्श भाषा होती है। कैसी भाषा होती है? आदर्श भाषा होती है जिसका प्रयोग वहां के शिक्षित वर्ग के द्वारा अपने सांस्कृतिक, सामाजिक, साहित्यिक, व्यवहारिक, वैज्ञानिक तथा प्रशासनिक कार्यों में किया जाता। इन सभी कामों में शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया जाता है। सांस्कृतिक कोई कार्यक्रम हो रहा होगा तो देखना वहां कितना शानदार हिंदी बोलते हैं वो लोग। सामाजिक कार्य होगा, साहित्यिक कार्य होगा, व्यवहारिक कार्य होगा, वैज्ञानिक कार्य होगा, प्रशासनिक कार्य होगा। कभी तुम प्रशासन के काम देखना, है ना, कभी FIR वगैरह पढ़ना, उसमें कैसा लिखा होता है शुद्ध हिंदी। ठीक है? तो ये सब चीजों में हिंदी में जो बोला जाता है वो क्या है? मानक भाषा कहलाती है। क्या लिखा है? किसी भी भाषा का बोलचाल की भाषा से ऊपर उठकर मानक रूप ग्रहण कर लेना, मानकीकरण। मैंने आपको कल भी बताया था कोई भाषा मानक भाषा कैसे बनती है। पहले वो बोली होती है, बोली से बनती है उपभाषा, उपभाषा से बनती है भाषा, और भाषा से जब वो थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है, श्रेष्ठ रूप ले लेती है, आदर्श रूप ले लेती है, तो क्या बन जाती है? ये लिखा है बोली, उपभाषा, भाषा, इसी को कहते हैं मानक भाषा। ठीक है? मैंने आपको मानक भाषा भी समझा दी और मानकीकरण की प्रक्रिया भी समझा दी। तो आज हमने इस वीडियो में 4 चीजें समझी, है ना? 4 नहीं 5-6 चीजें समझा दी मैंने। बोली समझा दी, उपभाषा समझा दी, भाषा समझा दी, मानक भाषा समझा दी, राष्ट्रभाषा समझा दी और राजभाषा समझा दी। ठीक है? इतना काफी है।